बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो पिछली वीडियो जो डायबिटीज़ का जो पार्ट 1 की कंटिन्यूएशन है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है, इस पे तो कई बुक्स लिखी जा चुकी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको इसकी ज़रा सही तरह डिटेल बताऊँ। वैसे तो तकरीबन तमाम वीडियो में मैं वो दरिया को कूज़े में बंद करने का हिसाब करता हूँ कि ताकि जो आम बंदों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ही बताऊँ, ताकि उनको अपनी सेहत के बारे में सही तरह से आगाही हो। लेकिन कुछ बीमारियां चूँकि बहुत ज़्यादा उनकी जो लेंथी डिस्कशन होती है तो फिर उसको मतलब एक वीडियो बनाने में कई घंटे लग सकते हैं, तो फिर मैं इस वजह से इसके पार्ट्स में इसको बना रहा हूँ। अब जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसकी, वो मतलब जो बेसिकली डायबिटीज़ का ओवरव्यू के बारे में थी, और उसकी जो है कॉजेज़ क्यों होती है डायबिटीज़, और फिर इंसुलिन और शुगर के रोल के बारे में बताया था। आज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ कि जो है डायबिटीज़ के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बताने, क्योंकि ताकि आपको पहले से पता हो कि क्या क्या रिस्क हैं। अगर उन रिस्क से आप बचें तो इस बीमारी पे इंशाल्लाह आप अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो रिस्क फैक्टर जो है वो भी डिपेंड करते हैं टाइप के डायबिटीज़ के। मतलब जैसे मैंने बताया ना, टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 होती है, फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। तो इसके जो है ना इसको भी रिस्क फैक्टर को भी मैं इसी तरह डिवाइड करूँगा। अब आते हैं टाइप 1 के जो रिस्क फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो जैसे मैंने बोला कि टाइप 1 के जो आमतौर पे जो सबसे मतलब जो बात ज़रूरी कहने की ये है कि ये इडियोपैथिक मतलब इसकी अभी तक बहुत मतलब जो है ना ज़्यादा पता ही नहीं चल सकी कि क्यों होती है, मतलब इडियोपैथिक होती है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसके साथ लिंक्ड है। सबसे पहले तो ये होता है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर तो आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है या आपके बहन भाइयों का है तो फिर टाइप 1 का आपको ज़्यादा रिस्क है। फिर ये एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जिसमें कि कुछ वायरल इलनेस का जो है कुछ रिसर्च हुई है कि वायरल इलनेस होती है जो एक लीड करती है हमारे इस डायबिटीज़ 1 को। फिर यह कि आपकी जो इम्यून सिस्टम, जो मैंने जैसे कल थोड़ा सा आपको बताया था कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, यानी कि बेसिकली जो हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, मतलब मुदाफ़ती निज़ाम जो हमारा एक तरह का डिफेंस सिस्टम है मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, वायरस के ख़िलाफ़, नॉर्मली क्या होता है कि वो उसको रेजिस्ट करता है, उसके ख़िलाफ़ वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। लेकिन कभी कभी जो इम्यून सिस्टम गलती से अपने जो नॉर्मल सेल्स को अटैक शुरू कर देता है, तो वो जो है जब पैंक्रियाज के सेल जो इंसुलिन बनाते हैं उसको जब ऑटो एंटीबॉडीज अटैक करेंगे तो ज़ाहिर है पैंक्रियाज ख़राब हो जाएगा। तो वो उसका काम जो कि इंसुलिन बनाना है, तो वो इंसुलिन सही नहीं बन पाएगी, तो इंसुलिन कमी होगी तो फिर ज़ाहिर है शुगर बढ़ जाएगी। तो ये एक तो बात नोट करें ऑटो एंटीबॉडीज़ की। लेकिन ये कि इसमें यह भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हर टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट को ऑटो एंटीबॉडीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे में हो, मतलब बगैर, जैसे मैंने बताया, किसी वजह के भी हो सकती है। फिर इसमें कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन का भी रोल है। कुछ कंट्रीज़ में जैसे हमारे इधर यूरोप में फिनलैंड और स्वीडन कंट्रीज़ हैं, उसमें जो है ना ज़्यादा रिस्क देखा गया टाइप 1 डायबिटीज़ का। अब आते हैं रिस्क फैक्टर जो है ना, जो टाइप 2 डायबिटीज़ और उससे पहले जो कंडीशन होती है प्री डायबिटीज़, जो टाइप 2 को लीड करती है, उसके क्या मतलब जो है रिस्क फैक्टर हैं। तो उसमें भी काफ़ी जो है ना फुली अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर सके जो रिसर्च, मेडिकल रिसर्च है, कि इसकी क्या वजह होती है। लेकिन इसमें ज़ाहिर है कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो साबित हो चुके हैं कि इनकी वजह से ये हो सकती है ज़्यादा। एक तो ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइप 2 डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ में वेट का बहुत रोल है। जिस बंदे की ज़्यादा फैट है बॉडी में, तो वो जो है वो फैट सेल जो है ना रेजिस्टेंट ज़्यादा शो करेंगे इंसुलिन के ख़िलाफ़, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादातर चक्कर यही होता है कि आपका जो पैंक्रियाज से थोड़ी बहुत बन रही होती है इंसुलिन, लेकिन जो आपकी जो बॉडी के सेल्स है ना वो उस इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं। इस वजह से जो आपकी जो एक्स्ट्रा शुगर जो है वो बजाय टिश्यूज़ में या सेल में जाने के वो ब्लड में ही जमा हो जाती है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो ये चूँकि तो इसमें यह कि अगर फैट में जो बॉडी के वेट अगर ज़्यादा हो, फैटी टिश्यू ज़्यादा हो, तो आपकी जो सेल्स है ना
वो इंसुलिन को ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखें। फिर ये कि जो एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि इनएक्टिविटी, जो लोग सुस्त होते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो इतना उनको ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जो है ना आपकी बॉडी वेट को कंट्रोल करती है। और जो आपकी ये समझने कि जो शुगर जो ब्लड में, जब आप बंदा एक्सरसाइज करता है, लेट से वो तेज वॉक करता है, जो हम अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, तो ये समझने जो एक्स्ट्रा जो शुगर है ब्लड में, वो आपको वो फिर सेल चूँकि एक्टिव हो जाएंगे तो वो ज़्यादा वो करेंगे, मतलब शुगर को यूज़ करेंगे, तो वो फिर जो है ना एक्सरसाइज जो है ना हेल्प करती है इसको कंट्रोल करने में। तो इस वजह से जो लोग सुस्त हैं, जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं या बिल्कुल बहुत कम करते हैं, उनको जो है ना इनएक्टिविटी की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ का ज़्यादा ख़तरा है। फिर यह कि फैमिली हिस्ट्री है, इस तरह जैसे टाइप 1 में फैमिली हिस्ट्री, इसमें टाइप 2 में भी अगर पेरेंट्स को या भाई बहन को हो, आपके हो, तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा होता है। फिर यह कि उसमें कुछ रेस का भी चक्कर है, जैसे कुछ रेसेस में मिसाल के तौर पे जो ब्लैक पीपल हैं, हिस्पैनिक्स हैं, अमेरिकन इंडियन हैं और एशियन अमेरिकन हैं, वो ज़्यादा रिस्क का शिकार होते हैं। इसके बाद पे एक जो रिस्क फैक्टर आता है वो है एज का, कि इसमें यह है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसे जैसे बंदा मतलब एज, चूँकि मैंने जैसे बोला ना कि आम तौर पे 40 के बाद ये स्टार्ट होती है, लेकिन पहले हो सकती है, लेकिन आम तौर पे देखा गया 40 मतलब जैसे जैसे बंदे की उम्र बढ़ती है तो वो जो है उसका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें फिर अक्सर लोग फिर जो बड़ी उम्र की एक्सरसाइज भी नहीं करते, मसल मास उनका रिड्यूस हो जाता है, और फिर चूँकि बड़ी उम्र में ज़्यादा वेट गेन करने की टेंडेंसी होती है, तो इस वजह से रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी आप ध्यान रखें कि ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बच्चों में भी और जवान लोगों में भी बढ़ रही है। ये आप एक थोड़ी सी ख़तरनाक बात है, लेकिन ये कि ये है, बढ़ रही है। अब जो है फिर इसमें यह कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में होती है, जो डायबिटीज़ जो है, तो उसमें जिन लोगों को, जिन ख़वातीन को मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, उनको फिर जो है ना ये वाली जो डायबिटीज़ जो टाइप 2 है और प्री डायबिटीज़ जो है ना, वो उसका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर आपके फिर यह कि जो बेबी को जो जन्म दिया है, जिस माँ ने, उसका अगर 9 पाउंड यानी 4 किलोग्राम से ज़्यादा वेट है, तो फिर भी आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का ज़्यादा रिस्क है। अच्छा, इसके अलावा फिर ये कि कंडीशन आती है जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें यह होता है कि आपकी ओवरीज में ज़्यादा सिस्ट बन जाती हैं। वो उसमें यह कि जो ख़वातीन को पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और उनकी जो हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है बॉडी पे और मोटापा ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो है ना पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है, ये भी डायबिटीज़ का एक ज़्यादा ख़तरा है, मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा है, रिस्क है। फिर ये कि जो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ख़ास तौर पे 140/90 अगर उनका हो, तो वो उससे ज़्यादा रहे, मतलब तो वो जो है उनको भी डायबिटीज़ का ज़्यादा ख़तरा होता है। फिर जो एक और रिस्क फैक्टर कॉमनली जो टाइप 2 डायबिटीज़ में देखा गया है, वो ये है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, ख़ास तौर पे जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, जिसको HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो अगर कम हो, ठीक है, तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। और जो बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जैसे एक और कोलेस्ट्रॉल की टाइप होती है जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, वो जो है वो एक और फैट की मतलब जो है किस्म है, तो वो अगर हाई है बॉडी में आपके रहता है, तो उसको भी, उस आदमी को भी टाइप 2 ज़्यादा होने का रिस्क होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रेगनेंसी में जो मतलब जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इसके जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के जो रिस्क फैक्टर हैं, उसमें एक तो पहले नंबर पे आ जाती है एज। जो ख़वातीन जिनकी 25 साल से ज़्यादा उम्र है, उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ का एक तो ज़्यादा ख़तरा होता है। फिर इसी तरह जिनको फैमिली हिस्ट्री है, मतलब जो ख़वातीन की फैमिली हिस्ट्री है, मतलब पेरेंट्स को है या भाई बहनों का है, तो जिनको अगर लट से उनको प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ 2 है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो फिर आपको उनको भी ज़्यादा ख़तरा होता है। या लट से कि आपकी पहली मतलब उससे पहले प्रेगनेंसी में आपको ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी, तो फिर भी आपको दोबारा प्रेगनेंसी जब होती है तो उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है। या लट से आपकी जो है आपने एक बड़े साइज़ के बच्चे को जन्म दिया है,
या अगर आपकी जो स्टिल बर्थ हो गई है किसी बगैर किसी रीज़न के, अनएक्सपेक्टेड रीज़न की वजह से, तो उसमें भी आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो फिर यह कि जिन ख़वातीन का वेट ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी से पहले, उनको भी ज़्यादा रिस्क है। फिर कुछ इसमें रेशियल फैक्टर भी हैं जिसकी कोई रीज़न खास क्लियर नहीं है। जो मतलब ब्लैक वुमेन, हिस्पैनिक और अमेरिकन इंडियन और एशियन जो वुमेन हैं, उनको ज़्यादा जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क होता है। अब आ जाते हैं कि डायबिटीज़ की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। ये भी एक बड़ा लंबी चीज़ें, मतलब कॉम्प्लिकेशंस का वो है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसमें कि जो कॉम्प्लिकेशन, एक तो यह है कि जितनी ज़्यादा आपका शुगर बड़ी होगी या जितनी ज़्यादा लंबे अरसे तक आपकी बीमारी चल रही है और पूरी कंट्रोल आपकी शुगर है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन का ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। और कुछ कॉम्प्लिकेशन तो ऐसी हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। उसमें सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है, जो आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिसमें बोलते हैं, उसमें यह है कि कई जो हार्ट की प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे आपकी जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई, जो खुद जो हार्ट की अपनी सप्लाई है, जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती हैं, वो जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है और उसमें चेस्ट पेन हो सकता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जो है कोरोनरी आर्टरीज में। फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक, और जो है ना मतलब जो उसकी जो आपकी जो आर्टरी जो कि नैरो हो जाती है कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट से, तो इसका अथीरोस्क्लेरोसिस हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, तो वो उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो मतलब ये ना कि जिस बंदे को डायबिटीज़ है उसको ये हार्ट की प्रॉब्लम जो है ना, ये सारी जो मैंने बताई हैं, इनका ज़्यादा रिस्क है। फिर दूसरी एक कॉम्प्लिकेशन जो बहुत कॉमन है, वो है कि नर्व डैमेज है, जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। वो जो है क्या होता है कि जो आपकी जो बड़ी ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है जब ब्लड में, तो वो जो आपकी जो छोटी छोटी ब्लड वेसल हैं, जो मतलब जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, वो जो है उसमें जो है वो उनकी वॉल्स को वो इंजर कर देती है शुगर, ख़ास तौर पे जो टांगों में। तो उससे मतलब जो है ना आपकी नर्व्स को जो सप्लाई कर रही होती है ना, जो ब्लड वेसल छोटी छोटी, उसकी चूँकि इंजरी की वजह से वो उनकी सप्लाई नहीं हो पाती, तो फिर ये नर्व डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से टिंगलिंग, मतलब ऐसे लगता है कि आपको जो है कि आपकी टांगों पे कीड़े चल रहे हैं, नम्बनेस, मतलब जो है ऐसे सेंसेशन जो है ऐसे कुछ जैसे एक तो जैसे सुइयाँ सी चुभ रही हैं, फिर आपकी जो मतलब सेंसेशन फील नहीं होती, या फिर बर्निंग हो सकती, या फिर पेन हो सकता है, ख़ास तौर पे जो टोज़ के जो टिप्स में पेन होता है और या फिंगर में, और वो आस्ता आस्ता ऊपर की तरफ जाता है। मतलब ये है कि जो इसको पेरिफेरल मतलब जो है, जब ये सिम्पटम न्यूरोपैथी की आपकी जब पाँव से स्टार्ट या हाथों से स्टार्ट होती हैं, तो फिर आस्ता आस्ता ऊपर बॉडी में ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो अगर इनको ट्रीट ना किया जाए, मतलब जो इस कंडीशन को, डायबिटीज़ को, तो वो फिर वो जो है आपकी लिम्स को, मतलब टांगों बाजुओं को अफेक्ट कर सकती है, और जो है उसमें सेंसेशन जो है ना उसकी ज़रा वो नहीं सही कायम रह सकती। फिर जो नर्व जो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई कर रही होती है, मतलब एक तो नर्व्स होती है ना कि आपकी जो पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही है, मतलब जो आपके सेंसेशन और मोटर फंक्शन करती हैं, तो अगर वो नर्व डैमेज जो आपकी जो निज़ाम में जो रोल प्ले करती हैं, उनका एक्सेसिव शुगर की वजह से मतलब जो डैमेज हो जाए, तो आपका निज़ाम में ख़राबियाँ हो सकती हैं, जिसमें मतली, उल्टी, पेचिश या कोई कब्ज़ भी हो सकती है। फिर यह कि कुछ मर्दों में फिर मर्दाना कमज़ोरी भी हो सकती है। और तीसरी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि जो किडनी डैमेज है। किडनी डैमेज ये है कि जो आपका जो किडनी है, वो छोटे छोटे उनकी ब्लड वेसल होती हैं, उनका क्लस्टर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलाई, वो कई मिलियन होते हैं, जो आपकी जो बॉडी का जो वेस्ट है उसको फिल्टर करते हैं। तो वो जो ये सारा जो डेलिकेट किस्म का जो फिल्टर सिस्टम है, उसको ये डायबिटीज़ डैमेज कर देती है। और अगर सीवियर डैमेज हो जाए तो आपका किडनी फेल हो सकता है, या फिर जो है आपकी जो एंड स्टेज किडनी जो इरिवर्सिबल किस्म की डिजीज़ है वो हो सकती है, और उसकी वजह से फिर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है, मतलब जब आगे एडवांस स्टेज में ये बीमारी चली जाए। फिर चौथी एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें कहते हैं रेटिनोपैथी, मतलब आई का डैमेज होता है। उसमें यह कि जो आपकी जो रेटिना है, जिसका आपकी विजन में रोल है, उसकी ब्लड वेसल्स को डैमेज हो जाए तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, जिससे इंसान जो है ना वो उनकी जो नज़र भी कमज़ोर बल्कि ख़त्म भी हो सकती है। और इसकी वजह से और भी जो कई आई की कंडीशन है, जैसे कैटरेक्स, मतलब मोतिया का, या ग्लाकोमा जिसमें आई में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वो भी हो सकती हैं। अच्छा, फिर यह कि इसका जो एक और कॉम्प्लिकेशन है कि फुट डैमेज,
कि अगर आपकी, जैसे मैंने शुरू में बताया, न्यूरोपैथी की वजह से आपकी जो पाँव में जो नर्व्स हैं वो उसकी जो फीड में डैमेज होना शुरू हो जाए, जो पुअर ब्लड फ्लो की वजह से, तो फिर कई फुट की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, जैसे कट्स, ब्लिस्टर हो गए, सीरियस इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं जिनकी फिर हीलिंग बहुत पुअर होती है। और वो जो है कभी कभी तो उनको ऐसे ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि आपकी जो पाँव की उंगली या इवन पैर पूरा या इवन टांग भी काटनी पड़ सकती है। तो ये एक इसकी काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। फिर इसके अलावा एक कॉम्प्लिकेशन है कि आपकी जो स्किन की कंडीशन है, वो आपकी स्किन प्रॉब्लम जो है ना, मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन जो है ना उसमें ज़्यादा हो सकते हैं डायबिटीज़ की वजह से। फिर डायबिटीज़ को फिर हियरिंग, जो कानों में मतलब सुनाई, हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब जो है डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनको हियरिंग प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकती हैं। फिर एक बीमारी होती है जिसको अल्जाइमर डिजीज़ होती है, जिससे इंसान की याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है, और ये एक तरह का डिमेंशिया होता है। उसमें ये डायबिटीज़ जो है ना, ये टाइप 2 डायबिटीज़ इसके रिस्क को बढ़ाती है। जितना पुअर मतलब जो है शुगर का कंट्रोल होगा, इतना ज़्यादा इसका रिस्क होगा अल्जाइमर डिजीज़ का। तो फिर ये कि जो डिप्रेशन जो है वो भी जो है ना टाइप 1, ये दोनों में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ में वो जो है डिप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और इस वजह से मैनेजमेंट में भी, डायबिटीज़ की मैनेजमेंट भी फ़र्क पड़ सकता है। अब जो है ये कॉम्प्लिकेशन मैंने बता दी जो टाइप 1 टाइप 2 की डायबिटीज़ की। अब मैं जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन बताने लगा हूँ, वो क्योंकि इसके साथ ये बीमारी जुड़ी है, तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसकी भी आपको साथ बता दूँ। तो जिन ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, तो उनमें जो आपकी जो बेबी में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और मदर को भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अब बेबी की कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि जो आपके बेबी, उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। वो क्या होता है कि जब आपकी एक्स्ट्रा जो शुगर होती है ब्लड में, वो आपके वो मतलब जो माँ के अंदर जो प्लेसेंटा जो बेबी को नरिश कर आता है उसको क्रॉस कर जाती है। तो वो जो शुगर ज़्यादा क्रॉस करती है वो बेबी में चली जाती है, तो बेबी का जो अपना पेंक्रियाज है, लबलबा, वो इंसुलिन ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है। तो वो जो है इस वजह से जो है ना जो है इंसुलिन ज़्यादा बनती है, तो वो फिर जो है आपका जो बेबी होता है वो उसका साइज़ बहुत बढ़ जाता है, जिसको हम मैक्रोसोमिया कहते हैं। तो ज़ाहिर अगर बेबी का साइज़ बड़ा हो तो वो आमतौर पे फिर ज़ाहिर वो डिलीवरी से इतना नहीं हो सकती, तो फिर सी सेक्शन जो है करवाना पड़ सकता है। तो एक तो ये कॉम्प्लिकेशन होती है। फिर यह कि जो एक लो ब्लड शुगर की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। उसमें यह होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, मतलब इमीडिएटली, मतलब जो डिलीवरी के फ़ौरन बाद, तो उसमें चूँकि इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है चूँकि बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो जब वो दुनिया में मतलब जो है माँ के पेट से बाहर आते हैं, तो उनमें जो है इंसुलिन चूँकि प्रोडक्शन हाई हो रही होती है, क्योंकि उनकी जो माँ की शुगर जो है उनके अंदर चली गई है, तो उस वजह से उनको पैदाइश के टाइम पे ना हाइपोग्लाइसीमिया बच्चों को हो सकता है, जिसकी वजह से फिर फौरी तौर पे बच्चों को आमतौर पर हम फीडिंग का बोलते हैं, या फिर उनको कभी कभी इंट्रावीनस ग्लूकोज देनी पड़ जाती है बच्चों को, ताकि ब्लड शुगर उनका नॉर्मल हो जाए। अब फिर तीसरी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जो बच्चे जिनकी माँ को डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, उनको ज़्यादा ख़तरा होता है बाद में मोटापे का, और उनको टाइप 2 डायबिटीज़ का जो उनकी जब आगे लाइफ चलती है, जब बड़े होते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। फिर ये कि यह भी कभी कभी ख़तरनाक भी हो सकता है कि जो अगर जो प्रेगनेंसी में जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ को सही तरह ट्रीट ना किया जाए, तो बेबी की जो है ना बर्थ से पहले ही या शॉर्टली आफ्टर बर्थ डेथ भी हो सकती है। अब ये तो मैं बच्चे की कॉम्प्लिकेशन बता दी जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। फिर जो माँ की कॉम्प्लिकेशन है वो भी मैं बताता हूँ। उसमें ये होता है कि कंडीशन होती है कि जिसको कहते हैं प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया ये होती है कि इसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और आपकी जो यूरिन में और ख़वातीन के यूरिन में, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन उनमें प्रोटीन ज़्यादा आ जाता है, और उनकी जो टांगें और पाँव बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। ठीक है, और जो है ये प्री एक्लेम्सिया जो है ना काफ़ी सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन कर सकता है बच्चे और माँ में। फिर ये कि जो एक और कॉम्प्लिकेशन माँ में ये है कि अगर एक दफ़ा आपको प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई, तो फिर उसका दोबारा होने का मतलब नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी में भी इसको ज़्यादा होने का रिस्क है। और फिर इसके अलावा एक तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा रिस्क है, फिर जो दूसरी जो डायबिटीज़ होती है टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ना, वो उनका भी जो है
मतलब ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। फिर जो प्री डायबिटीज़ जैसे मैंने जिक्र कर दिया, जो टाइप 2 डायबिटीज़ से पहले होती है, वो जो है ना उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो अगर सही तरह उसको कंट्रोल ना किया जाए प्री डायबिटीज़ को, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ में लीड कर सकती है। मेरे ख्याल में ये भी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं समझता हूँ इसको भी मैं इधर ही स्टॉप करूँगा। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मुझे लगता है शायद तीसरे पार्ट में इसका वो मुकम्मल हो जाए, जिसमें प्रिवेंशन और मैनेजमेंट जो हमारा डायबिटीज़ को ट्रीट कैसे किया जाता है, वो अगर तो ज़्यादा लंबा ना हुआ तो शायद तीसरा पार्ट में ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है किया तो ज़रूर करें। पार्ट 1 पहले देखें और अभी ये पार्ट 2 चल रहा है और पार्ट 3 इंशाल्लाह इसके बाद आएगा, तो इसको पूरा कंबाइन करके देखें तो आपको इंशाल्लाह एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो बेसिकली मुझे इंग्लिश में वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि ज़ाहिर हम लोगों ने इंग्लिश में ही पढ़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये मेरा चैनल सिर्फ ये नहीं है कि इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस करता है, मेरा चैनल पाकिस्तान, इंडिया, जो भी मतलब जो एशियन, जो हमारे मुल्कों में जहाँ पे उर्दू समझने वाले लोग हैं उनके लिए है। तो वो मैं चाहता हूँ कि फिर सारी तरह सब चीज़ें सही तरह एक्सप्लेन करें ताकि आम बंदे को समझ आ सके। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि जो आने वाली वीडियो है आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और फिर लाइक करके आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर पे शेयर कर दिया करें ताकि यानी मैक्सिमम दूसरे इंसानों का भी फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। चले मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।